नाजरीन, जहाँ इस्लामी माशरे में तालीम को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तालीम जो है उसको हासिल करने के लिए आप चीन तक जाएं। उस दौर में चीन बहुत दूर हुआ करता था, तो इसके लिए जहाँ हमारे दुनिया के दीगर तालीमी इदारे जाते हैं वहाँ दीनी दरसगाहों की बड़ी अहमियत है। दीनी दरसगाहों में जितना काम होता है तामीर से लेकर ज़मीन के अतिये तक और फिर उसकी तदरीस और तलबा और असातिज़ा के अखराजात, ये तमाम अतियात पे होता है। इसी हवाले से हमारे जो सिस्टम है तालीम का, उसका शऊर का, उसमें बड़ा इजाफा है। और अखलाकियात के हवाले से दीन इस्लाम ही वाहिद दीन है जो आपको इंसानी हकूक का दर्स देता है। इसी नुक्ता नज़र से यहाँ एक दरसगाह बनी है बिम्बर, ज़िला बिम्बर में, और तहसील भी बिम्बर है, और जगह का नाम भी बताएंगे। ये बात को आगे बढ़ाते हैं तो उसके इख्तलाफात की नोयत और फिर मामला आया आज मीडिया के पास। आगाज करते हैं जी, आपका नाम और आप दीगर सूरत हाल जो वो बताइएगा ताकि हम आगे बढ़ें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मज़हर इकबाल है। तो मैंने कलरी नकबगुड़ा, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो वहाँ एक जामिया रज़विया हमदानिया नूरुल कुरान नकबगुड़ा के नाम से एक मदरसा मैंने तामीर किया है। मौज़े का नाम बताइए। मौज़े कमागरी जगह जो है वो मास्टर चंदीन साहब ने दी है। ये जगह का वक़फ़नामा है। ये नाजरीन वक़फ़नामा आप देख रहे हैं, और ये जगह का वक़फ़नामा, ये शनाख्ती कार्ड आपने देखा, और वक़फ़नामे में तमाम शराइत और तमाम इख्तियारात जो हैं वो लिखे गए, और ये उसके सिग्नेचर हैं। ये तमाम चीज़ आपके नाम मुंतकिल हुई, अपने जो जिन लोगों ने वक्फ की वो आपके नाम हुई। वक्फ जो है वो इस मदरसे के नाम पे हुई। तमाम मामलात जो है ना वो मेरे इख्तियार में। फिर जब वो मुकम्मल हो गया, उसकी तामीरात मुकम्मल हो गई, तो तदरीस का जब आगाज़ किया तो फिर एक कमेटी मैंने तश्कील दी, और उस कमेटी का जो है दस्तूरुल अमल मैंने ये मुरतब किया है। जी नाज़रीन, ये दस्तूरुल अमल आप देख रहे हैं, दस्तूरुल अमल है, और इसमें तमाम कवायद, ज़वाबित, शराइत, और फिर नीचे आप ये देख रहे हैं कि कुछ नाम हैं जिन लोगों ने दस्तखत किए और कमेटी बनी। और ये अखराजात किसने किया और किसकी इमा पे, ये मेहनत पे ये दर्स तदरीस का सिलसिला शुरू हुआ? ये जो तामीरात के अखराजात हैं ना, ये हमारे उधर रहने वाले मोहतरम हाजी मोहम्मद आरिफ साहब हैं। उन्होंने अपने वालिद मोहतरम के इसाले सवाब के लिए, और एक उनके मामूजाद भाई हैं, उनके हाजी मोहम्मद अफजल साहब, और एक दूसरे मामूजाद के भाई हैं, उनका नाम हाजी महबूब है। इन तीनों ने उस मदरसे की तामीर की है। कितने के अखराजात उठ के होंगे? वो कमो पेश करोड़ से भी ज्यादा हैं। तो जी बिल्कुल कामती बच्चे हैं, वहाँ उनके रिहाइश का मुकम्मल बंदोबस्त है। हाजी मोहम्मद आरिफ साहब हैं जो इंग्लैंड में होते हैं, वो अपनी फैमिली से जमा करके वो हमें भेजते हैं, और उनसे ये अखराजात हमारे चलते हैं, बदस्तूर चलते हैं। अच्छा, ये कब से तामीर हुई और फिर कब तक? ये सर ये 4/3/2013 के ये वक़फ़नामा हुआ और आगाज़ हुआ, और 14 में इसका मुकम्मल तदरीसी निज़ाम जो है वो शुरू किया था। और उसके बाद फिर ये मदरसा चलता रहा 2021 तक। 2021 अगस्त के अंदर मैं एक कारी सगीर साहब, ये कारी सगीर साहब हैं, ये कारी सगीर है। नाज़रीन, कारी सगीर को आपने वहाँ अपने जो आपका दस्तूर अमल उसके मुताबिक वहाँ अम्प्लॉय रखा। दस्तूर अमल में ये चीज़ लिखी हुई है कि वहाँ का जो स्टाफ है, जो मुदर्रिस, तमाम इख्तियारात आपके पास, वो मेरे पास हैं। ये सर रहने वाले यूनियन पूना अरीबों के रहने वाले हैं। फिर ये हमारे उधर जातला में इनका एक कॉलेज था, हसन साइंस मॉडल कॉलेज के नाम से एक कॉलेज था, हसन साइंस मॉडल कॉलेज जातला। जब मैं उनको लेकर आया मदरसे में, तो उन्होंने 2-3 महीने के बाद उस कॉलेज को जो है वो फरोख्त कर दिया था या ख़त्म कर दिया था। इंतज़ामी मामलात में वो मुदाखलत कर रहे थे। उससे तदरीस पे कोई फर्क पड़ रहा था या नहीं? तदरीस पे भी पड़ रहा था ना, चूंकि सोच माहौल पूरा इसका चेंज हो रहा था। जी सब कुछ। तो फिर आपने जब उनको फारिग किया, फिर इख्तिलाफ सामने का, जब मैं उनको फारिग करने का कहा तो उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं जाऊंगा, अब आप जाएंगे। अब 8-10 साल जो मैं वहाँ खिदमत पेश करता रहा हूँ, मैंने किसी से कोई तनख्वाह भी नहीं ली। कमेटी के जितने ज़्यादा अफराद हैं वो मेरे साथ ही। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप मदरसे में आएंगे तो हम आपकी टांगे तोड़ेंगे। डिप्टी कमिश्नर के साहब के पास, डिप्टी कमिश्नर भेंबर के पास आप गए, और फिर वो क्या हुआ उसकी एप्लीकेशन? वो दरख्वास्त उन्होंने AC साहब को, फिर AC साहब ने आगे फॉरवर्ड कर दी तहसीलदार भिमर को। के बाद तवील समात करने के बाद उन्होंने हकायक पर जो हकायक थे उसके मद्देनजर रखते हुए उन्होंने फैसला जो है वो मेरे हक में कर दिया। फिर वो फैसला चला गया असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास।
तहसीलदार साहब के फैसले को ही मद्देनजर रखते हुए उसी को बरकरार रखा और उन्होंने फिर डिप्टी कमिश्नर साहब के पास भेज दिया। फिर उन्होंने भी इस पर तहकीकात तफ्तीश की और उन्होंने भी इसी फैसले को बरकरार रखते हुए ये इंतज़ामिया को ऑर्डर जारी कर दिया। ये सामने मेरे पास मौजूद है कि ये कारी सगीर जो है ये जबरन काबूज है उस पर, तो इसलिए इसको जो है मदरसे से निकाला जाए, इसकी वजह से वहाँ नुक्स अमन का खतरा हो सकता है। जी नाजरीन, ये रहा जी फैसला डिप्टी कमिश्नर भेम्बर का, जो कि तहसीलदार से समाअत होकर एसी और फिर डीसी साहब ने खुद समाअत करके इसका फैसला किया और फिर ऑर्डर जारी किए इंतजामी हवाले से कि सगीर को वहां से निकाल दिया जाए। और फिर सगीर साहब निकल गए या रहे वहां? सगीर साहब नहीं निकले। फिर उन्होंने जब ये कोशिश की, इंतज़ामिया ने कोशिश की है कि इस मामले को जो है वो हल किया जाए और इस फैसले के मुताबिक जो है सगीर साहब को वहाँ मदरसे से बेदखल किया जाए, तो इन्होंने ऐसे किया कि ये मुख्तसब अदालत मुजफ्फराबाद में चले गए और वहाँ से जाकर उन्होंने महकमे पर जो है स्टे लगा दी कि ये महकमे को फ्रीक बना लिया। महकमे को फ्रीक बना लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ जी? फिर उधर भी किया और फिर इधर सिविल कोर्ट जो है, सिविल अदालत जो है उसमें भी इन्होंने केस कर दिया। ट्रायल कोर्ट भिंबर में भी चले गए, सब जज के पास चले गए। उनके क्या लिया उन्होंने वहाँ? उनके पास गुंजाइश तो लीगल नहीं बन रही थी, क्या स्टे लिया? सर उन्होंने मास्टर चंदन साहब के खिलाफ ये अपील किया है कि ये जो जगह है ये हम 5 हिस्सेदार हैं और 5 हिस्सेदार में से इन अकेले ने ये जगह दी है, हमसे पूछा नहीं है, हमारी मजलिस में शामिल नहीं है, लिहाजा इसको रोका जाए। तकाजा बनता है इन्वेस्टिगेशन का कि अब पार्टी इंतजामी और मदरसे के मामला से हटकर अराजी के मामले को जेर बहस ले आई, चूंकि दीगर जो मुतलका था, जो सिस्टम था इंतजामिया का, वहां पे उसको प्ली नहीं मिली, पजीराई नहीं मिली और फिर ये मामला आपके ख्याल में साजिशी बुनियादों पर अराजी का बना लिया गया जबकि वो वक्त कर चुके थे। तो फिर अदालत ने क्या हुक्म इम्तनाई के मुतालिक क्या सूरत हाल? उन्होंने फिर हुक्म इम्तनाई को खारिज कर दिया। हुक्म इम्तनाई खारिज हो गया और फिर कहाँ गया जी? फिर उन्होंने कह दिया कि ये हुक्म इम्तनाई के अखराज की है। जी, खराज किया। ये अदालत की जानिब से हुक्म इम्तनाई के अखराज की पोजीशन है अदालत की, ये तमाम कार्रवाई। और फिर क्या हुआ जी? फिर उन्होंने आगे शासी जज में फिर उन्होंने हुक्म इम्तनाई ले ली। मदरसे का जो अकाउंट था, मदरसे के कमेटी मेम्बरान के 3 बंदों के नाम था, हाजी मोहम्मद लतीफ़ साहब जो नायब सदर हैं, हाजी इब्रार साहब जो खजानची हैं और हाजी महमूद भुट्टा साहब जो इस कमेटी के मेंबर हैं, इनके नाम था। चौधरी मोहम्मद रफ़ीक साहब और कारी सगीर साहब ने ऐसे किया कि बाहर से लोगों से फ़ंड जमा किए और वो फ़ंड जमा करके अपने अकाउंट में उन्होंने जमा करा दिए। ये मेरे पास उनका, ये उनकी जानिब से एक काविश है जो बैंक अकाउंट डालकर इस मामले को उलझाया जाने की कोशिश है। अब वो जो पैसा, मैंने कहा कि ये पैसा तो ट्रांसफर होना चाहिए, जो मदरसे का अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है, मदरसे का नाम का अकाउंट है, वो पैसा भी नहीं दे रहे और पैसे जमा करते हैं और जमा करके उस पैसे से वो मेरे पर हर तीसरे दिन जो नया केस कर। जी नाजरीन, बहुत अहम नुक्ता, बहुत ही अहमियत का हामिल मामला जो आगे बढ़कर तहकीकाती हमारे अमल में सामने आएगा, क्या हकीकत है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं और इनका मौक़िफ़ किस हद तक सच्चा है या उसमें ये मिलावट कर रहे हैं या दूसरी पार्टी। तो ये आगे इन्वेस्टिगेशन का मामला है। 2014 से 2022 तक 21 तक इख्तलाफात के हमने सामने आने तक क्या कारकर्दगी दिखाई, कितने बच्चों ने पढ़ा, कितनों ने हिफ्ज़ किया, बैठक कितनों ने की, तालीम क्या सिलसिला, ये बताइए। सर वहाँ मदरसे में जो बच्चे थे जो हम दाखिल करते थे वो प्राइमरी पास रखते थे और आगे उनको मिडल भी और हाई भी हमने कराते थे। तो 6 बच्चों ने वहाँ जो है हिफ्ज़ भी किया है और बच्चों ने मिडल भी किया है और बच्चों ने मैट्रिक भी किया है। 3 बच्चों ने वहाँ मैट्रिक भी किया है। तो ये जो मास्टर चंदन साहब हैं, इनका नवासा मोहम्मद इब्राहिम उसका नाम है, 13 महीने में उन्होंने उस मदरसे में, मैं खुद उस वक्त पढ़ा रहा था, तो उसने मेरे से हिफ्ज़ किया है और 13 माह में उसने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया और चंदन साहब के नवासे ने। तो फिर क्या हुआ जी? जब हमने उसकी कुरान पाक की तकमील की, हमने जलसा रखा, तो वहाँ पर इलाके भर के लोगों ने और मास्टर चंदन साहब और इनकी फैमिली ने मुझे हुस्न कारकर्दगी भी अता फरमाई। ये आपके सामने मौजूद है, ये सामने मास्टर चंदन साहब भी मौजूद हैं, उसने कारकर्दगी की तस्वीर है। तो अब आप कुछ और कहेंगे? सर मैं ये अपील करना चाहता हूँ बिलखसूस वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब के
چونکہ وہ ہیں بھی ہمارے اس حلقے کے. جی ہم چونکہ اس ووٹر جو اس حلقے کے میں ووٹر ہیں، تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ مہربانی فرمائیں، انتظامیہ کے حوالے سے آپ ان کو آگاہ کریں کہ یہ معاملات جو ہیں آپ قاری صغیر کی وجہ سے جو دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. وہاں کا ماحول بہت خراب ہو چکا ہے اور مزید خراب بھی ہو رہا ہے، اور نقص امن کا بھی خطرہ ہے. عدالت سے بھی بار بار یہ کہا گیا کہ قاری صغیر کی وجہ سے وہاں نقص امن پیدا ہونے کا خطرہ ہے اور نقص امن پیدا ہونے والا ہے. تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ کوئی بڑا سانحہ ہو، بڑا حادثہ ہو یا کوئی ایسا نقص امن پیدا ہو، قبل اس سے کہ آپ قاری صغیر کو اس مدرسے سے خارج کیا جائے، اس کو بے دخل کیا جائے، تاکہ جو وہاں کی فضا ہے وہ مزید آلودہ نہ ہو اور مزید خراب نہ ہو. یہ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب چودھری انوار الحق صاحب سے اپیل کرتا ہوں. آپ سے بڑا اہم سوال ہے، بڑا مد نظر رکھ کے ذرا جواب دیجیے گا. آپ میڈیا کے حوالے سے میرے پاس آئے تو میرا تعارف یا میرے پاس ہی آنا کیسے؟ آپ کا حلقہ بھی الگ ہے، میرا حلقہ تو نہیں ہے. میں تو میڈیا کا آدمی ہوں، جہاں بھی چاہوں آ جا سکتا ہوں اور انویسٹیگیشن کے حوالے سے کرائم انویسٹیگیشن کرتا ہوں. لیکن آپ میرے پاس ہی کیوں آئے؟ سر پہلے بھی ایک دو مرتبہ میں میڈیا پہ گیا ہوں، لیکن آپ چونکہ ایک پڑھے لکھے صحافی ہیں اور آپ بات کی حقیقت کو بھی جانتے ہیں، اور آپ کی جو بات ہوتی ہے، جو آپ کی جو آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں وہ بہت اچھی کرتے ہیں. تو اس سے میں متاثر ہو کر آپ کے ساتھ میں نے رابطہ کیا اور آپ کے یہاں پہنچا ہوں. جی ناظرین، انویسٹیگیشن کے حوالے سے انہوں نے تذکرہ کیا کہ انویسٹیگیشن کر دیں، تو میڈیا انویسٹیگیشن ہی بنیادی طور پہ ایک صحافتی کردار ہے، اور صحافی اور میڈیا جب تک انویسٹیگیشن کر کے حقائق اعلیٰ حکام اور عوام تک نہیں لاتا تب تک ایک موقف ہی چلتا ہے. اس کو میں جو اپنی زبان میں بحثیت صحافی اگر کہوں تو وہ پروجیکشن ہوتی ہے، یا ایک پارٹی سے کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے یا تعلق پال کے یا رشتے یا سیاسی مفادات مد نظر رکھ کے اس کی رپورٹ ہوتی ہے. تو عوام حقائق جاننا چاہتی ہے، اعلیٰ حکام تمام ثبوت اور تمام باتوں اور گواہان ان کی باتوں کو مد نظر رکھ کے جو رپورٹ ہے اس کو اہمیت دیتے ہیں. تو بات کو یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے یہ گوش گزار عوام کے کرتے چلیں کہ آج کا جو ہمارے پاس اس وقت کلپ آپ دیکھ رہے ہیں، ہماری ویڈیو کلپ، اس میں ہمارے پاس آئی ہے ان کی یک طرفہ رپورٹ. ہم ان سے اگلی بات پوچھ کے اس کلپ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا موقف تو آ گیا، آپ کو پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں کہیں، پھر میں اگلی بات کروں. جی سر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے وہاں 10 سال بڑی محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے، اور میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. عدالتوں میں مجھے بھیجا گھسیٹا جا رہا ہے، میری مالی نقصان بھی مجھے ہو رہا ہے، میرے جسمانی مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے، ذہنی طور پر مجھے مفروض کیا جا رہا ہے. جگہ جگہ عدالتوں میں میرے پر کیس کرتے ہیں، اور میں چونکہ ایک سفید پوش آدمی ہوں، میں ایک امام ہوں، میرے پاس اتنی مالی معاونت نہیں ہوتی، میرے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے. تو ان سے مجھے جو ہے یہ انصاف دلایا جائے. میں میڈیا کے توسط سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا. جی بات ناظرین ان کی تقریباً مکمل ہو چکی. فی الوقت اگلا مرحلہ ہوگا انویسٹیگیشن کا، اور انویسٹیگیشن کے تقاضے وہی ہیں جو بنتے ہیں، نہ تو ان کی طرف جھکاؤ اور نہ ہی کسی دوسرے فریق کی طرف، نہ ہی تعلق، نہ ہی برادری، نہ ہی علاقہ. بات ہوگی بالکل سٹیٹ ایکوریٹ ڈاکومنٹس کی روشنی میں اور حقائق کی روشنی میں. تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا ماسٹر چنن دین صاحب جو ایک باوقار اور بڑی مؤثر شخصیت ہیں، ہم ان سے بھی سوالات کرنا چاہیں گے. تو آپ یہ چاہیں گے کہ ہم قاری صغیر کو بھی سماعت کریں، دوسرے فریقین کو بھی، غیر جانبدار جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کو بھی، اور جو آپ کی کارکردگی ہے اس کو بھی اسٹڈی کیا جائے، آپ کی درسگاہ کو بھی. یہ سب کچھ ہم انویسٹیگیٹ کریں، پھر جو رپورٹ ہو اس کو ہی ہم حتمی قرار دیں گے. تو اگلا مرحلہ ہمارا انویسٹیگیشن کا ہوگا. اس پہ آپ کو کوئی اختلاف ہے یا آپ اپنے ہی موقف دینا چاہتے ہیں کہ میرا ہی سنا جائے بس؟ نہیں، میرا بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ بالکل وہاں جائیں، آپ وہاں جو ہے تحقیقات کریں. میرا اس میں کوئی بالکل اختلاف نہیں ہے، بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ نے دونوں فریقوں کو سنا ہے اور پوری حقیقت کو آپ نے سنا ہے. اور پوری جب حقیقت آپ سامنے لائیں گے تو یہ میرے لیے زیادہ مؤثر ہوگی. جی ناظرین، ہم بات کو سم اپ کرتے ہیں اور اس کو کنکلوڈ اس کا کرتے ہوئے آپ کو یہ آخری بڑی اہم باتیں اس کو نوٹ کیجئے گا کہ ایک دینی درسگاہ تعلیم اور تدریس کا معاملہ، وہاں میٹرک کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، عطیات آتے ہیں
जो करोड़ से ज्यादा की तामीर पे और उसके बाद लाखों के इन्वेस्टमेंट जो अतियात आ रहे हैं जिससे बच्चों की तालीम और तदरीस असातिज़ा की जो अखराजात हैं वो तमाम चल रहे हैं और फिर उसको नुकसान पहुंच रहा है किसी एक शख्स की गलती पे। अगर इनकी गलती थी तो फिर ये स्टार्ट में हो जानी चाहिए थी 2013 से 14 तक। फिर उस बंदे ने एक इदारा चलता हुआ छोड़ा, बेचा और फिर ये हम इनसे इसी वक्त ये पूछ लेते हैं कि चंदन साहब के बच्चे कुछ बचाइएगा कि क्या कर रहे हैं। उनका भी खासा अमाउंट है, उन्होंने अतियात किए हैं, तो उनकी कोई इंटरेस्ट आपको फील होता है कि वो क्यों उनकी जानिब बढ़े? सर उनका एक ही बेटा है, वो इंग्लैंड में होता है, तो वो इंग्लैंड है, वो इंग्लैंड है। और उनका जो नवासा है ना, वो जिसने हिफज किया है वो अब दर्स निज़ामी कर रहा है। मेरा ये वो आपसे पढ़ कर गया, वो मुझसे पढ़ कर गया, हिफज मुझसे किया है उसने। अब वो दर्स निज़ामी जो है वो तालीम, दुनियावी तालीम वो हासिल कर रहा है। दुनियावी तालीम यानी इस वक्त वो ज़ेरे तालीम है, जेर तालीम है। और वो दीनी तालीम की जानिब भी बढ़ रहा है या दुनिया? जी दीनी दर्स निज़ामी दीनी तालीम है। अच्छा, तो फिर अभी उसका सेशन बहुत बाकी है या खत्म होने वाला है? वो तकरीबन अभी 6 साल का बाकी है, 2 साल का तकरीबन हो गया है। तो ये हो सकता है कि ये जो कारी सगीर है इनके दरमियान कोई ऐसी बातचीत चली हो कि अब जो मदरसा है वो हम बिल्डिंग चूँकि बनी हुई है, उन्होंने कॉलेज भी भेज दिया है, तो यहाँ कॉलेज और उनका बच्चा भी आ जाएगा। तो ये जो मिलजुल कर हम जो है इस बने हुए सेटअप को बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी मशक्क़त के और बगैर किसी रेंट के, ये सब कुछ हमें मिला हुआ है। और एहतियात भी आ रहे हैं, एहतियात भी आ रहे हैं मदरसे के नाम पे, वो उसको चलाएं। आपका ये ख्याल है? जी जी मेरा और फिर आप बल्कि ये और कौन और उनकी आप बता रहे थे कि और भी उनकी कोई बच्ची कोई पढ़ी लिखी है? बच्ची भी एक उनकी है, वो भी बेटी है उनकी, मास्टर साहब की बेटी है, वो भी कारिया अलमा फाजला है, वो भी उनका तो हक है। अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो वो तो उनको आना चाहिए और वहाँ चलाना सब। चाहिए। वो मदरसा जो है बच्चों का है। अच्छा अच्छा, जी ठीक है, तलबात का नहीं है, तलबा का है। जी ठीक है। अच्छा, ये वो नाजरीन कुछ अहम पॉइंट्स थे जो हमने अभी इनसे इन्वेस्टिगेट किए और अगला मरला होगा हमारा इन्वेस्टिगेशन का। बातें बहुत तवील हो गई क्लिप की तवालत के पेश नजर, हम इसको समाप्त करते हैं कि दीनी तालीम और फिर दुनियावी तालीम, साथ मैट्रिक की, फिर एक जो अतियात हैं वो आ रहे हैं और इससे जो हौसला शिकनी होगी, जो मुतासर होगा माहौल, वो भी है। फिर दीनी दरसगाह के हवाले से इस वक्त ये वीडियो हमारी रिपोर्ट जब दुनिया देखेगी तो लोग इसमें कमेंट्स करते हुए, बहुत से दोस्त वो कुछ अपनी सोच और अपना एक उनका सोच का महदूद पैमाना होता है, उस पर ऐसी बातें कर देते हैं कि जी ये मौलवी लड़ रहे हैं, ये इनका कोई मफाद होगा, और जी दीन को ये यूं कर रहे हैं। तो भर तो ये सारी बातें मद्देनजर रखते हुए हम ये चाहेंगे कि इसकी एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन आला हुकाम तक जाए, हकायक जो है ज़मीनी हकायक वो भी सामने आए, ताकि यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल वो भी महफूज हो। और ऐसे जो अतियात करके दीनी इदारे चला रहे हैं, खुसूसन हमारे जो ओवरसीज हैं, उनकी खिदमत को मजीद जला मिले और वो ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात में पहले से भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जैसा कि वो हर जगह ले रहे हैं। तो इसी पे हम इस क्लिप को वाइंड अप करते हुए आपसे ये कहते हुए चाहेंगे इजाजत कि मैं आपसे मुखातिब रहा चौधरी फजल रहमान, पाकिस्तानी ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के जिला बेंबर की तहसील समानी, और समानी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने रेजिडेंस में। एक हालिया खौफनाक एक्सीडेंट की वजह से मैं मुतासिर हूँ और यहाँ पे आम लोग जो किसी खास मीडिया के हवाले से कुछ मुझसे ही जो रवाबित करके मामले को अवाम तक लाना चाहते हैं वो यहाँ तक आते हैं। तो अब आपको इस पे ये बताते हुए कि हम हकायक की रोशनी में इन्वेस्टिगेशन करके ही मामले को आगे बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर हमें आपके वसातत से कमेंट सेक्शन में आपकी जानिब से कुछ हदायत मिले, कुछ गाइडलाइन मिले, कुछ रहनुमाई मिले, तो हम उससे भी मुस्तफीद हूँ और आपसे ये तवक्को करते हैं कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ बताएंगे ताकि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मामला आगे बढ़े। इसी पे चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।